आज पूरे देश सहित प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा जन्माष्टमी का पर्व। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में यात्री बसों के किराए में 25% की वृद्धि। और टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में भारत की अवनी लखेड़ा ने जीता स्वर्ण पदक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षा के प्रति समर्पण का त्यौहार है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का त्यौहार है और लोग नटखट कन्हैया से लेकर कृष्णा के विराट स्वरूप तक भगवान के सभी रूपों से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कला, सुंदरता या आकर्षण हो, भगवान कृष्ण सर्वत्र हैं। इधर प्रदेश में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मानव को जीने की सही राह दिखाई। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जन्माष्टमी के अवसर पर आज रायपुर में राधा कृष्ण मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। वहीं सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर में आज सुबह आरती हुई। इस दौरान भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इस्कॉन मंदिर टाटीबंध में भी श्रद्धालुओं ने सुबह भजन कीर्तन किया। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिरों में कोरोना नियमों का पालन करते हुए भक्तों ने पूजा अर्चना की है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 31 लाख 14 हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.51% है। इस दौरान 34,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 19 लाख 23 हजार से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 42,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 3,76,324 रह गई है, जो कुल मामलों का 1.15% है। देश भर में 52 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 14,19,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। फिलहाल 480 सक्रिय मरीज होम आइसोलेशन और विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.11% है। इस बीच अब तक 1 करोड़ 43 लाख 85 हजार से अधिक लोग कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में जिन किसानों ने धान के अलावा अन्य फसलें लगाई हैं, उन्हें अल्पवृष्टि या अनावृष्टि होने पर राज्य सरकार 9,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से सहायता राशि देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के कारण सूखे के हालात हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार किसानों के साथ है।
जिन किसानों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो कुटकी, अरहर की बुआई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है, चाहे उत्पादन हो अथवा न हो, तो उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता देगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए के मान से मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पंडवानी कलाकार स्वर्गीय पूनाराम निषाद और नाचा गम्मत कलाकार स्वर्गीय मदन कुमार निषाद की जीवनी को प्रकाशित किए जाने की भी घोषणा की है और इस संबंध में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की मदद देने भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को 1 सितंबर से पंजीयन कराने को भी उन्होंने कहा है। प्रदेश में यात्री बसों के किराए में 25% की वृद्धि की गई है। इस संबंध में यातायात महासंघ और बस ओनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने 40% वृद्धि की मांग की थी। कल रायपुर में दोनों संघों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर यात्री किराए में वृद्धि की मांग की। इस पर सहमति देते हुए मुख्यमंत्री ने 25% किराया बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि परिवहन विभाग द्वारा 16 जुलाई 2018 से प्रक्रम यात्री वाहनों के यात्री किराए की दर में वृद्धि की गई थी। राज्य में यात्री किराए में बढ़ोतरी किए जाने की सहमति पर प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री बघेल का आभार जताया गया है। केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन योजना शुरू की है। मकसद है जनजातीय लोगों को वन उपज यानी कि वन से प्राप्त उत्पादों को तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। छत्तीसगढ़ के धुरा गांव में ऐसा ही एक वन धन विकास केंद्र बनाया गया है, जहां महिलाएं रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का धुरा गांव जनजातीय महिलाओं ने अपने हुनर से विकास की नई राह पकड़ी है। ट्राइफेड के तहत यहां वन धन विकास केंद्र खोला गया है, जहां जनजातीय महिलाओं को वन उपज से प्रोसेस फूड बनाने का रोजगार दिया गया है। यहां इमली की चटनी और महुए का तेल बनाया जाता है। भंडारण केंद्र भी खोला गया है, जहां ग्रामीणों से प्राप्त वन उपज को संग्रहित किया जाता है। इमली बनाने के काम में स्वयं सहायता समूह की तकरीबन 15 महिलाएं जुटी हुई हैं। अभी ये शुरुआती स्तर है, इसलिए एक दिन में 6 किलो से ज्यादा चटनी का उत्पादन होता है और उसे कुछ इस तरह 90 ग्राम के पैकेट में पैक कर बेचा जाता है। काम करने ऊपर है तो फायदा मिल रहा है। अभी एक जन को हम 10 सदस्य हमें अभी हम लोगों को महीना में 5,000 या 6,000 तक हम लोगों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में महुआ अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रतिदिन इस केंद्र में 10 क्विंटल महुआ लाया जाता है। स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाएं यहां महुए से तेल बनाने के काम में जुटी हुई हैं। 3 क्विंटल तेल प्रतिदिन यहां तैयार होता है, जिसे 100 रुपए प्रति लीटर मूल्य पर बेचा जाता है। बाजार में इस तेल की मांग भी खूब है। 40 डिग्री में गुड़ डलता है, 65 डिग्री में मसाला डलता है, फिर उसके बाद 70-75 डिग्री में बंद करते हैं। फिर वहाँ से निकाल के 1 घंटा ठंडा करते हैं, फिर वो पैकिंग मशीन में डालते हैं। ट्राइफेड ने इन महिलाओं को प्रशिक्षित किया और आज ये महिलाएं न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक प्रगति में भी सहयोग कर रही हैं। वन धन योजना के जरिए वन धन विकास केंद्र क्लस्टर का निर्माण किया गया। प्रत्येक क्लस्टर में 15 वन धन स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया, जिसमें तकरीबन 300 महिलाओं को रोजगार मिलता है। इसमें 100% आर्थिक सहायता केंद्र सरकार देती है। इतना ही नहीं, सभी केंद्रों का वन धन विकास केंद्र नाम से बैंक अकाउंट भी खोला गया है, जिसमें 15 लाख रुपए की राशि ट्राइफेड ने जमा कराई है। लोगों को जैसे 1,000-1,500 लोगों को अलग से फिर से रोजगार मिल रहा है। ये तो मेरा एक समिति का है, पूरे डिवीजन स्तर पे बहुत बृहद रूप में। जैसे आपका मूली है, बजावंड है, इन समस्त क्षेत्रों में बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है और लगभग 26 से 30,000 कुंटल को फोड़ के पूरी तरह कोल्ड स्टोर में पैकिंग करके रखे हैं। मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम, इस मंत्र के साथ शुरू हुई वन धन योजना का मकसद वन उपज के जरिए ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान कराना और उन्हें एक बेहतर भविष्य देना है।
दुरागांव की जो वंदन विकास केंद्र है उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के ये प्रोडक्ट इस बात की बानगी दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि किस प्रकार से जनजातीय महिलाएं जो हैं वो समाज के मुख्यधारा से जुड़ रही हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और जितनी भी वन उपज है उसके ज़रिए वो आमदनी भी कर पा रही हैं। कैमरामैन MGM सुरेंद्र के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दुर्वागांव, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को अगली बार बस्तर आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का महत्व हर युग में रहा है, यहाँ सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और पौराणिक काल की महत्ता की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर गुजरात से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री ने भी प्रतिनिधिमंडल को शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले के रतनपुर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसके तहत पुरुष वर्ग ने 10 किलोमीटर और महिला वर्ग के प्रतिभागियों ने 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में रतनपुर के सुलेमान ने प्रथम स्थान और महिला वर्ग में गनियारी की मंजू साहू ने पहला स्थान प्राप्त किया। क्रीड़ा समिति और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स क्लब रतनपुर द्वारा इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 37 महिला और 326 पुरुषों ने हिस्सा लिया। दौड़ में प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को विधायक रजनीश सिंह ने पुरस्कृत भी किया। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में भारत की अवनी लखेड़ा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अवनी 249.6 अंकों के साथ शीर्ष पर रही। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 1 कांस्य के साथ 3 पदक देश के नाम किए थे। टेबल टेनिस में भाविनाबेन हसमुख भाई पटेल ने रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक देश के नाम किया। वहीं पुरुषों की चक्का फेंक प्रतियोगिता में विनोद कुमार ने 19.91 मीटर चक्का फेंक कर कांस्य पदक जीता है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक लेकर 35वें स्थान पर है। चीन 47 स्वर्ण के साथ पहले, ब्रिटेन 24 स्वर्ण के साथ दूसरे और अमेरिका 15 स्वर्ण जीतकर तीसरे स्थान पर है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ओडिशा के दिवंगत मुख्यमंत्री विनायक आचार्य के बारे में। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी और ओडिशा के दिवंगत मुख्यमंत्री विनायक आचार्य की। इनका जन्म 30 अगस्त 1918 को ओडिशा के बरहमपुर में हुआ था। इन्हें प्यार से ओडिशा का अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों का ही नहीं दुश्मनों का भी दिल जीत ले। खद्दरधारी विनायक आचार्य सीधे साधे और मृदुभाषी व्यक्ति थे। विनायक आचार्य ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन का बरहमपुर पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने ओडिशा के चहुमुखी विकास के सभी चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक योगदान की विशेष सराहना की जाती है। वे अपने हेडमास्टर पिता रघुनाथ आचार्य और समकालीन साहित्यकार रामचंद्र आचार्य से अत्यधिक प्रभावित थे। विनायक आचार्य शिक्षा के विकास, देश की संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और वर्ग भेद के उन्मूलन के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। 1976 से 1977 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विनायक आचार्य ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और पूरे प्रयास किए कि बच्चे स्कूल की पढ़ाई बीच में न छोड़ें। 11 दिसंबर 1983 को आचार्य का निधन हो गया, लेकिन उनके कार्य आज भी प्रेरणा बने हुए हैं। राष्ट्र हित में निस्वार्थ सेवा भाव के लिए विनायक आचार्य लोगों के दिलों में आज भी जीवित हैं। समाज सुधारों के लिए उनका उत्साह लोगों को सदैव समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।